हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था। हमने दिल्ली सल्तनत डिस्कस कर रहे थे हम। तो दिल्ली सल्तनत में हमने देखा था सबसे पहले गुलाम वंश देख लिया था। गुलाम वंश के बाद में हमने कौन सा देखा था? गुलाम वंश के बाद में हमने देखा था खिलजी वंश। खिलजी वंश का अंतिम शासक हमने देखा था जो खिलजी काल का अंतिम शासक था नसरुद्दीन खुसरो खां, जो प्रथम हिंदू सुल्तान था। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत पर क्या हुआ? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में आज हम देखेंगे। तुगलक वंश जिसने सबसे ज्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासनकाल किया था, लगभग 94 साल तक। तुगलकों ने दिल्ली वंश पर 94 साल तक शासक किया था। ये था 1320 से और 1414 तक का टाइम पीरियड किसका था? तुगलक वंश का था। और हम देखें तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों का सबसे अधिक समय था। मतलब पूरी दिल्ली सल्तनत में देखें तो सबसे ज्यादा शासन दिल्ली सल्तनत पर किसने किया है? तुगलकों ने किया है। ठीक है जी, 94 साल तक। और गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल देखें तो हम गयासुद्दीन तुगलक 5 साल तक रहा, 1320 से और 1325 तक। ठीक है। इसका जो बचपन का नाम था, जो वास्तविक नाम था, वो गाजी मलिक था। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी माता कौन थी? माता जो थी इसकी एक जाट थी। गयासुद्दीन तुगलक की जो माँ थी, मतलब भारतीय थी, वो एक जाट थी, जाट समुदाय से नाता रखती थी इसकी माता। ठीक है जी। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। मतलब पूरी दिल्ली सल्तनत में अभी तक हमने गुलाम देखा, गुलाम के बाद में खिलजी देखा, इनमें से किसी ने भी नहरों का निर्माण नहीं करवाया था। तो ऐसे क्वेश्चन आने लगे कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। और सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इस वंश में बहुत सारे शासक आएंगे, लेकिन हम जो मेन 3 का ही कार्यकाल पढ़ेंगे। किस किस का? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इन 3 का पढ़ेंगे कार्यकाल, और ये इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। गयासुद्दीन तुगलक का 1320 से 1325। इसे हम शॉर्ट में GST भी बोल सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसका पुत्र था, क्या नाम था जिसका? जूना खां। इसके पुत्र का नाम क्या था? ध्यान से सुनना। इसके पुत्र का नाम था जूना खां या उलूग खां। जूना खां या उलूग खां बोलते थे उसे। और 1321 में, कब? 1321 में इसने अपने पुत्र जूना खां को या उलूग खां को कहाँ भेजा था? तेलंगाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। जो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना, उस पर आक्रमण करने के पुराने टाइम में उसको तेलंगाना था अलग राज्य, उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। जूना खां ने, वहां की राजधानी थी उस समय पर तेलंगाना की वारंगल। वारंगल पर आक्रमण किया और उसके दुर्ग को घेर लिया, उसके किले को घेर लिया। और वहां का राजा था प्रताप रुद्रदेव, और उसे अपने अधीन कर लिया और वहां पर शासन कर लिया। कहाँ पे? वारंगल में। और उसका नाम बदलकर वारंगल का नया नाम रख दिया सुल्तानपुर। वारंगल का नाम बदलकर क्या कर दिया? सुल्तानपुर। और दक्षिण में मतलब भारत के दक्षिण भारत में नीचे अपनी राजधानी बनाया उसे, नई राजधानी। तो दिल्ली सल्तनत की दक्षिण में राजधानी कौन सी हो गई थी? सुल्तानपुर बनाया। ठीक है जी। और ये अब दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया था। दक्षिण में बनी थी ये, उत्तर में वही राजधानी थी दिल्ली, और दक्षिण में बन गई थी सुल्तानपुर। और दिल्ली सल्तनत का ये भाग हो गया था क्या? दक्षिण तक भारत में। कौन सा? वारंगल तक। ठीक है जी। और गयासुद्दीन तुगलक के बेटा का नाम क्या था? जूना खां या उलूग खां। ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो इसने अकाल विभाग की स्थापना की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। अकाल विभाग की मतलब अगर अकाल वकाल पड़ जाए तो किसानों को पैसा देने के लिए उसने अकाल विभाग की स्थापना की थी। और जो तुम्हारा उसके ये जो था दागो चेहरा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर वो जो घोड़े का चेहरा दाग देते थे और सैनिक का चेहरा लिख देते थे और उसे पैसे दे देते थे, ये जो व्यवस्था चली आ रही थी दागो चेहरा अधिनियम, इसको इसने और अच्छे से सुसंगठित करके बहुत अच्छे से इसने इसको लागू किया। ठीक है, दोबारा से
अच्छे तरीके से अच्छे नियमों के अनुसार इसको दोबारा से पुनर्गठित किया। इसने डाक विभाग की भी स्थापना की। डाक विभाग का गठन किया, मतलब जो डाक था, चिट्ठी विट्ठी वो टाइम से जाने लगी थी। इसके टाइम पर बताया जाता था कि जो झारखंड उसमें महाराष्ट्र में देवगिरी से और दिल्ली तक डाक पहुंचने में सिर्फ 4 दिन का समय लगता था। उस टाइम पर 4 दिन में पहुंच जाना बहुत, क्योंकि कोई संसाधन तो था नहीं कि जहाज में भेज देंगे या बाइक से चले जाएंगे, तो 4 दिन का टाइम उस टाइम पर लगता था। तो इसलिए 4 दिन बहुत कम होता था उस टाइम पर। 4 दिन में पहुंच जाए तो बहुत अच्छा माना जाता था। आजकल भी नहीं पहुंच पाता डाक 4 दिन में। तो इसने डाक विभाग को भी बहुत अच्छे से सुसंगठित किया, उसका गठन किया। और इसके यहाँ पर क्या था, इसने शाही आय बढ़ाने के लिए, मतलब शाही आय का मतलब क्या है, जो राज्य की इनकम थी उसको बढ़ाने के लिए इसने क्या 2 काम कर सकता है कोई राजा राज्य की इनकम बढ़ाने के लिए। या तो टैक्स को बढ़ा दे वो बहुत ज्यादा, या फिर वो प्रोडक्शन बढ़ा दे, मतलब कि वहां पे जो उत्पादन हो रहा है उसको बढ़ा दे, या फिर वहां पे टैक्स ज्यादा लगाने लगे। तो इसने क्या किया, इसने टैक्स को नहीं बढ़ाया, किसानों पर टैक्स कम ही रखा, लेकिन उन्हें अच्छे अच्छे जो है फर्टिलाइजर्स, मतलब कि उर्वरक, खाद, बीज और वो सब कुछ, मतलब उनके लिए साधन वगैरह सब कुछ अच्छे देने लगा। और पानी की व्यवस्था होने लगी, नहर का निर्माण हो गया, तो उत्पादन ज्यादा होने लगा, तो राज्य की आय अपने आप ही बढ़ने लगी। ठीक है जी। इसके टाइम पर क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर थे निजामुद्दीन औलिया, एक सूफी संत थे। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। तो जब हमने देखा था जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन खुसरो खां, जो खुसरो खां था उसने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका रुपए दिए थे। 5 लाख टंका। ठीक है, किस लिए दिए थे? धर्म का प्रचार करने के लिए, मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका, उस समय टंका चलती थी मुद्रा, तो टंका 5 लाख टंका दिए थे। ठीक है जी। निजामुद्दीन औलिया को दिए थे मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन निजामुद्दीन औलिया एक लिबरल संत थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो भी आता था दीन दुखी, चाहे हिंदू है चाहे कोई भी है किसी भी धर्म का, वो सबको वो पैसा उन्होंने सारे का सारा पैसा बांट दिया। और मतलब कहने का ये हुआ कि उसने इस्लाम धर्म को प्रचार के लिए दिया था, लेकिन उसका प्रचार उन्होंने कुछ नहीं किया और सारा पैसा ऐसे ही बांट दिया निजामुद्दीन औलिया ने। तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक आदेश जारी किया, कहां से लौटते समय, बंगाल की विजय करके आ रहा था गयासुद्दीन तुगलक। बंगाल अभियान के बाद में उसने संदेश भेजा था शेख निजामुद्दीन औलिया के पास। क्या संदेश भेजा था कि हमारा वो जो पैसा दिया था हमने, वो मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए दिया था, तुमने प्रचार नहीं किया, हमारा सारा पैसा वापस कर दो दिल्ली सल्तनत का। तो निजामुद्दीन औलिया से कहा, फिर निजामुद्दीन औलिया से कहा कि निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया था कि हम पैसा नहीं दे सकते हैं, पैसा हमारे पास नहीं है, जो था वो हमने बांट दिया। तो इसने दूसरा संदेश जारी करके निजामुद्दीन औलिया से कहा कि बंगाल के अभियान से वापस लौट रहा था ये, तो उससे कहा कि जब तक मैं वापस मतलब मैं दिल्ली में प्रवेश करने से पहले, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि मेरे दिल्ली में प्रवेश करने से पहले तुम दिल्ली को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मतलब उसे चैलेंज कर दिया बाबा को, सूफी संत को, कि या तो तुम दिल्ली छोड़ दो मेरे आने से पहले, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, या तो पैसा वापस कर दो। तो यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया ने, इसे बोलते हैं कि उसे शराप दिया था या जो भी था, उन्होंने एक नारा दिया था, यहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया था इसका, दिल्ली अभी दूर है। उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, मतलब उन्होंने अपनी भाषा में बोला था हनूज दिल्ली दूरस्थ, हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। तो गयासुद्दीन तुगलक से ऐसा कहा। तो कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि जब ये बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से, दिल्ली में तुगलकाबाद है, वहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक महल, और वहां पे एक इसके पुत्र ने, किसके पुत्र ने, जूना खां ने, इसके पुत्र ने, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जूना खां ने इसके स्वागत में, इसके सम्मान में एक लकड़ियों का महल बनवाया था, गेट बनवाया था, बहुत बढ़िया सब कुछ बनवाया था। तो जैसे ही इसने उसमें प्रवेश किया, किसने,
गयासुद्दीन तुगलक ने वहां पर प्रवेश किया और तो उसका महल का गेट गिर गया। वह महल इसके ऊपर गिर गया या महल का गेट गिर गया, कुछ भी मान लो, और गयासुद्दीन तुगलक वहीं पे मर गया। तो ऐसा माना जाता है कि ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, उसके शराब से हुआ शायद, लेकिन कुछ भी हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, और इसकी मृत्यु हो गई गयासुद्दीन तुगलक की गेट गिरने के कारण 1325 ईस्वी में। और इब्न बतूता कहता है, इब्न बतूता एक राइटर है, इसी के टाइम पर लेखक है, वो कहता है, इतिहासकार है इब्न बतूता की गयासुद्दीन तुगलक की जो हत्या हुई थी, जो उसका पुत्र था जूना खां, उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र के द्वारा हुई थी। ये देखो, ये उसका मकबरा है गयासुद्दीन तुगलक का दिल्ली में। ठीक है जी। उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक खत्म हो गए, उसके बाद में कौन आया, इनका बेटा शासन पर बैठा, जिसका नाम क्या था, जूना खां। क्या नाम था जिसका? वास्तविक नाम जूना खां था या उलू खां था। और वो किस नाम से दिल्ली सल्तनत पर बैठा था? वो बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था क्या? जूना खां, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल है 1325 से लेकर 1351 तक पूरे दिल्ली सल्तनत में। मतलब कि पूरे दिल्ली सल्तनत कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा गुलाम वंश से लेकर और लोधी वंश तक सबसे पढ़ा लिखा शासक सिर्फ कौन था? यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये वेल एजुकेटेड था मोहम्मद बिन तुगलक। और मतलब एक खगोल शास्त्री और मुद्रा शास्त्री, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, मतलब कि बहुत पढ़ा लिखा शासक था ये। लेकिन ये थ्योरेटिकल सब कुछ जानता था, प्रैक्टिकल कुछ नहीं जानता था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये राहुल गांधी था एक प्रकार से, कि राहुल गांधी के बराबर आज के टाइम पर कोई पढ़ा लिखा नेता नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं जानता है, वो जमीन से जुड़ी हुई चीजें नहीं जानता है, वो सिर्फ किताबों में पढ़ी हुई सारी चीजें जो पढ़ाई लिखाई की वो जानता है। जैसे कि एक ऑटोमोबाइल का इंजीनियर हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, और एक जो रोड पे जो गाड़ियां ठीक करते हैं वो मिस्त्री है। तो वहां पे गाड़ी चेक कराने जाओगे ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पास में, वो पूरा गाड़ी का अलाइनमेंट करेगा, पूरा कंप्यूटर पे सारी चीजें चेक करेगा। और जो सड़क छाप मिस्त्री है वो उसकी आवाज सुन के बता देगा कि इसमें गड़बड़ कहाँ पर है। तो सड़क छाप मिस्त्री को क्या प्रैक्टिकल ज्ञान है, और उसको ऑटोमोबाइल इंजीनियर को क्या थ्योरेटिकल ज्ञान है, मतलब उसे किताबी ज्ञान है। तो इसको किताबी ज्ञान बहुत था मोहम्मद बिन तुगलक को, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं था। इसने बहुत सारे प्रयोग किए और इसके 5 प्रयोग थे वो बहुत बुरी तरह असफल हुए। इस वजह से इसे इतिहासकार एक बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहते हैं। मतलब इतिहास में जितनी भी बेकार बेकार चीजें कही गई हैं, खून पीने वाला सुल्तान या पागल सुल्तान, बुद्धिमान मूर्ख सुल्तान, सब कुछ किसके लिए कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। और आजकल भी किसी के साथ कुछ होता है तो सब ये कह देते हैं कि इसकी स्थिति कैसी हो गई है, मोहम्मद बिन तुगलक जैसी हो गई है। मतलब एक प्रकार से बेचारा सुल्तान इसे बोल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया, आते आते ही इसने हिंदुओं को सबसे पहले सर्वोच्च पदों पर नियुक्त किया। हिंदुओं को सर्वोच्च पदों पर, शासक कौन है? मुसलमान। और जो ऊंचे ऊंचे पद थे सब किसे देने स्टार्ट कर दिए इसने? हिंदुओं को देने स्टार्ट कर दिए। तो जो कट्टरपंथी लोग थे, जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे, वो इसके विरोधी हो गए कि ये हिंदुओं को इतना महत्व दे रहा है। पहली बात तो इसने सबसे पहले अपने शासन में आते आते जो कट्टरपंथी लोग थे वो इसके विरोध में आ गए। ठीक है जी। और यह दिल्ली सुल्तानत का पहला सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहारों को मनाया, क्योंकि ये अपने महल में होली भी खेलता था, दिवाली भी मनाता था। और एक यह सूफी वो थे, संत थे यहाँ पे, जीन प्रभासूरी संत थे, और उनसे सलाह लेता था जैन धर्म के। तो इस बात से जो वहाँ के उलेमा थे, वहाँ के जो धार्मिक प्रमुख थे, जो कट्टर धर्म को मानने वाले थे, वो सब के सब मुस्लिम इससे खिलाफ में हो गए कि ये तो इसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, ये दूसरे धर्म को मानता है, ये करता है, वो करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक सेकुलर सुल्तान था। सेकुलर मतलब कि हर धर्म को मानने वाला था, धर्मनिरपेक्ष था, और जिसको जो मानना है वो मानो। जो ये इस्लाम के अकॉर्डिंग शासन करना नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ के जो कट्टरपंथी थे वो सब चाहते थे कि ऐसे काम करे, इसलिए सारे के सारे इसके विरोध में आ गए थे। और इसीलिए इसके बारे में ज्यादातर पागल सुल्तान और शहजादा सुल्तान और मूर्ख सुल्तान, खून पीने वाला सुल्तान, ऐसी वैसी बातें लिखी हैं सारे लेखकों ने इसके टाइम के।
जो इसके समय पर थे, लेकिन इसने इनमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इसने गलत किया हो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये सुपरहिट सुल्तान होना चाहिए था। अगर इसने जो प्रयोग किए वो सफल हो जाते तो पूरा जो हमारा हम अकबर की जो तुलना करते वो इसी से करते, मोहम्मद बिन तुगलक से। लेकिन इसके सारे के सारे जो प्लानिंग थे, सारे के सारे जो प्रयोग थे वो सब के सब असफल हुए। क्या हुआ अब आगे देखते हैं हम। इसने सती प्रथा को भी बंद कर दिया था। अब देखो मुसलमान तो इससे विरोध में आ ही गए। अब हिंदू धर्म का कोई मतलब अब के टाइम पर हम सोचते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा आगे तक डेवलप हो चुके हैं, तो अब सोचते हैं सती प्रथा के बारे में, तो सोचते हैं कि बहुत बेकार चीज होगी और बहुत गलत होता था, ये होता था, क्योंकि अब बंद हो चुका है वो। लेकिन उस टाइम पर लोगों के धर्म से जुड़ा हुआ था। लोग कहते थे कि ऐसा लिखा हुआ है हर जगह, हमारे जो हिंदू धर्म में पहले से चला आ रहा है, ऐसे पागल बनाते थे। लेकिन हिंदू धर्म सती प्रथा का कोई जिक्र नहीं था। तो इसने सती प्रथा को बंद किया। तो जो कट्टर हिंदू वर्ग था, जो सोचता था कि इसने सती प्रथा बंद कर दी, बताओ हम खुद करते, इस सुल्तान की क्या हिम्मत हमारे धर्म में आकर और ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अब इससे हिंदू वर्ग भी क्या हो गया, खिलाफत में आ गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इसने 5 प्रयोग किए थे अपने जीवन में। क्या किया था? 5 प्रयोग किए थे। इसके बारे में एक और चीज बताऊं। इसके टाइम पर इब्न बतूता लेखक था, इसी के टाइम पर आया था वो। इब्न बतूता मोरक्को का था, अफ्रीकी यात्री था मोरक्को का। इब्न बतूता ने कहा था कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में, कहा तुगलकाबाद में सोने की जड़ी हुई ईंटों से एक महल बनवाया है, और महल बनवाया था, और उसके अंदर एक कुंडा बनवाकर उसमें सोना भर दिया गया था। मतलब एक को खुदवाकर कुआं था और उसमें सोना भर दिया था, और अपनी इच्छा से उसका उपयोग करता था। मतलब ये सारी बातें इसलिए लिखते थे ये, क्योंकि ये इससे चिढ़ते थे और ये हर धर्म को मानता था, इस वजह से इसके बारे में ऐसा लिखा गया है बहुत सारा। ठीक है, जबकि इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, दिल्ली में काजी बना दिया था, फिर भी ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं इसके बारे में। इसका प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग असफल क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने सबसे पहले किया राजधानी परिवर्तन। क्या हुआ, सबसे पहला प्रयोग इसका असफल क्या हुआ, इसने सोचा राजधानी परिवर्तन। जैसे कि हम भारत की स्थिति देखें तो भारत में राजधानी थी दिल्ली। दिल्ली हमारी उत्तर भारत में पड़ती है ऊपर, और उससे नीचे बहुत सारा क्षेत्र है दक्षिण भारत। और हमारा जो अलाउद्दीन के टाइम पर मलिक काफूर ने पूरा साम्राज्य कहाँ तक, दिल्ली सल्तनत फैला दी थी, दिल्ली सल्तनत फैला दी थी दक्षिण भारत तक पूरी। तो अब उत्तर में रहकर, दिल्ली में रहकर नीचे का शासन नहीं चलाया जा रहा था, तो इसने सोचा कि राजधानी को क्यों ना बीच में पहुंचा दिया जाए, जिससे उत्तर भी कंट्रोल हो जाए और दक्षिण भी कंट्रोल हो जाए। इसका जो सोचना था वो एकदम सही था। ये सोच रहा था कि, और दूसरा कारण क्या था दिल्ली राजधानी ले जाने का, कि विदेशी आक्रमण जो होते थे वो आक्रमण सबसे पहले कहाँ होते थे, पंजाब, और पंजाब से सीधा अगला आक्रमण कौन है, राजधानी पर, दिल्ली पर। तो विदेशी आक्रमणों से भी बचाने के लिए सोच रहा था कि अपनी राजधानी कहाँ ले जाए, दौलताबाद, देवगिरी, दौलताबाद या देवगिरी एक ही बात है, वहां पे अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दें। ठीक है, और इसने ऐसा किया भी, अपनी राजधानी ले गया है दिल्ली से दौलताबाद 1327 में। और इसके बारे में इसी ने इब्न बतूता वगैरह और जो इसके टाइम के राइटर थे उन्होंने लिखा है कि जब दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया था, तो इसका आदेश उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि दिल्ली में एक कुत्ता बिल्ली तक नहीं छोड़े गए थे, सबको ले जाया गया था, कोई भी आदमी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था, सबको कहाँ ले जाया गया, दिल्ली से दौलताबाद ले जाया गया। और बहुत से राइटर लिखते हैं कि जो चल नहीं सकते थे उनको घोड़ों से बांध बांध करके खींच करके ले जाया गया। मतलब बहुत ऐसे उल्टा सीधा लिखा है इसके बारे में। दिल्ली से दौलताबाद ले गए, इसमें बहुत सारी जनता का, राज्य का पैसा खर्च हुआ, जनता परेशान हुई, उनके घर छूटे, सब कुछ, वहां जाके रहने की व्यवस्था बनी, सब कुछ हुआ। तो इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। मतलब कि जो हमारा राजकोष था, जो हमारा राज्य था, जो राजकोष था, वो इकोनॉमिकली कमजोर हो गया, बहुत सारा पैसा चला गया इसमें। और वहां जाके क्या हुआ, वहां पे जो इसके अधिकारी वर्ग था वो इससे खिलाफ था, वो नहीं चाहते थे कि राजधानी परिवर्तित हो, वो इसलिए इससे कहते थे पागल है ये, पता नहीं क्या करेगा। तो वहां ले गया, वहां पर उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, और वहां जाके इसे लगा, मोहम्मद बिन तुगलक को लगा वहां जाकर कि शायद अब हमसे गलती हो गई है, कि मुझे लगता है दक्षिण को संभालने के चक्कर में उत्तर भी हमारे हाथ से न चला जाए।
मतलब उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा, कहीं भी विद्रोह हो जाते थे, तो इसने फिर दोबारा इसने क्या किया कि दोबारा वापस दौलताबाद से दिल्ली, दोबारा कहाँ, वापस दौलताबाद से दिल्ली जाने का निर्णय लिया। तो सब इससे चिल्लाने लगे कि ये पागल सुल्तान है, इसमें बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। फिर दिल्ली आ गए दोबारा, और इसमें दोनों आने जाने और इस सब में दिल्ली सल्तनत का जो था पैसा देला, इकोनॉमिकली दिल्ली सल्तनत बिल्कुल कमजोर हो गई, मतलब कि पैसा के मामले में अब कमजोर हो गई। तो उसने क्या किया, इसने किया नॉर्मलाइजेशन। जैसे नरेंद्र मोदी ने क्या किया, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, ठीक है। तो इसने भी ऐसा ही किया। इसने क्या कहा, अब इसने अपनी मुद्रा चलाई, एक टोकन करेंसी चलाई कॉपर की, किसकी, कॉपर की, तांबे की टोकन करेंसी चलाई इसने, कि जितने भी चांदी के सिक्के हैं वो उन सब के स्थान पर अब क्या चलेंगे, तांबे के सिक्के चलेंगे, क्योंकि चांदी सारी के सिक्के फिक्के सब कुछ खत्म हो गए थे, लेने ले जाने में सारा खर्च हो गया था, तो कॉपर के सिक्के चलेंगे। अब ये इसका दूसरा प्रयोग था। ये इसमें एक कमी ये रही कि ये अपने प्रयोग के बाद प्रयोग करता रहा। इसका ये प्रयोग गलत सिद्ध हो गया, राजधानी परिवर्तित की इसने, इसका मकसद सही था राजधानी परिवर्तित करने का, लेकिन वो गलत सिद्ध हो गया। उसके बाद में इसने दूसरा प्रयोग तुरंत की तुरंत कर डाला कि टोकन करेंसी, मतलब कि पुराना मुद्रा। वैसे इकोनॉमिकली सोचा जाए तो इसका जो निर्णय था ये एकदम सही था कि हमारा जो राज्य है वो पैसे के मामले में कमजोर हो रहा है, तो हम क्यों ना अपना मुद्रा का रिफॉर्म करें, दूसरी मुद्रा चेंज करें। तो इसने क्या किया, तांबा इजीली अवेलेबल था, हर किसी के पास था तांबा, तो इसने क्या किया, टोकन करेंसी। टोकन करेंसी क्या होती है, एक तांबे का सिक्का बना के और उस पर मोहर लगा दी जाती है, वही पैसा बन जाता है। ऐसे करके इसने शुरू कर दिया टोकन करेंसी कॉपर की। इसका भी गलत यूज हुआ, हर घर में टकसाल शुरू हो गई, मतलब कि भारत दिल्ली के हर घर में टकसाल शुरू हो गई। टकसाल का मतलब क्या है, जहाँ पे पैसे बनाए जाते हैं, मतलब कि हर आदमी अपना लोहार बन गया और अपने घर का सारा तांबा पिघला पिघला के और सबने क्या बना दी, टोकन बना दिए, सबने मुद्रा बना दी और बाजार में शुरू कर दी सबने मुद्रा। बाजार में काला धन के इस एक मतलब क्या होगा, नकली पैसा। जो राजाओं ने दिया वो तो ठीक है, उसके बाद में जो नकली पैसा बनाने लगे, खुद अपने आप बना बना के घर में छाप के सारे, और पूरे मार्केट करप्ट कर दिया। यानी कि मतलब जो राजा ने जो वहाँ का सुल्तान था, सुल्तान ने 20,000 निकाले तो मार्केट में आ गए 1 लाख, यानी कि 80,000 की जो नकली करेंसी आ गई मार्केट में। तो इन्होंने क्या किया, इसने कह दिया कि सारे के सारे वापस किए जाएं, यहाँ पर जमा किए जाएं सारे पैसे, जैसे नरेंद्र मोदी ने किया कि 500 और 1000 के यहाँ वापस करे जाएं। तो सारी जनता भर भर के, छवरा भर भर के और अपना सब कुछ भर भर के, और वहाँ पूरा ढेर लगा दिया किसने, राजमहल में। और उसके बदले में सबको क्या दिए गए, चांदी के सिक्के दिए गए, जितना वो ला रहे हैं। जैसे कि हमें क्या मिला, 500 और 1000 के बंद करके क्या मिले, 2000 के नोट मिले। ऐसे ही वहां पर हुआ कि तांबे के ला रहे हैं तो किसके मिल रहे थे उन्हें, चांदी के मिल रहे थे। इससे बिल्कुल दिल्ली सल्तनत का पूरा राजकोष खाली हो गया, मतलब दिल्ली सल्तनत बिल्कुल लुट गई। ठीक है जी। उसके बाद में इसने फिर एक तीसरा प्रयोग कर डाला। क्या कर डाला इसने, तीसरा प्रयोग फिर कर डाला। 2 प्रयोग इसके गलत सिद्ध हो गए। तीसरा प्रयोग इसने क्या कर डाला, खुरासान मार्च। खुरासान मार्च क्या थी, मध्य एशिया में एक खुरासान था, वहां पे हम इस राज्य में बहुत कमजोरी आ गई थी। तो इसने सोचा कि विदेशी आदमी यहाँ आकर के आक्रमण कर करके लूट के ले जा रहे हैं, तो हम क्यों ना कहीं बाहर जाएं और वहां से लूट के भारत में लेकर आए। वहां पे कब्जा करने की सोची इसने। खुरासान जगह है अफगानिस्तान के पास, वहां पर इसने सोचा कि क्यों ना हम वहां पर कब्जा कर लें खुरासान पर। और इसने एक बहुत बड़ी सेना बनाई, बहुत विशाल सेना बनाई इसने। और क्या किया, उस सेना को पूरा 1 साल का वेतन इसने पहले ही दे दिया, मतलब एडवांस में दे दिया पूरा 1 साल का, कि शायद बहुत सारे दिन लग जाएं तो वहां तक जाओगे, लड़ोगे तो तुम्हारे घर वालों का खर्च कैसे चलेगा। इसलिए इसने सारे का सारा वेतन 1 साल का उन सैनिकों को दे दिया। ठीक है। बाद में पता चला, खुरासान में जो राजा था उसे पता चला कि मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करने वाला है खुरासान पर, तो वो आया और माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वो योजना क्या कर दी, कैंसिल कर दी। बाद में मोहम्मद तुगलक ने कह दिया कि अब हम खुरासान को नहीं जीतेंगे, वो तो अपने आप ही हार मान ली उन्होंने। तो अब उस सेना को पूरा वेतन दे दिया था,
1 साल का, और वहां पे आक्रमण भी नहीं किया। और इसने क्या किया, वो सेना बिना किसी यूज के सारी की सारी सेना भंग कर दी, यानी कि खत्म सेना, वो सेना खत्म कर दी। तो उनका रोजगार छिन गया, जो सैनिक थे वो फिर क्या करने लगे, चोरी वोरी करने लगे। तो राज्य में और ज्यादा क्या होने लगा, अव्यवस्था फैलने लगी। तो इसका खुरासान मार्च भी बेकार गया। ये प्रयोग पर प्रयोग कर रहा था, इसके प्रयोग गलत नहीं थे, लेकिन ये प्रैक्टिकली चीजें नहीं जानता था, ये सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ी पढ़ाई चीजें ऐसी चीज जानता था। क्योंकि सारे के प्रयोग इसके, इसमें कोई कमी नहीं है। खुरासान जब राज्य में कमी है तो उसने सोचा बाहर से लेकर आए, लेकिन इसकी कमी क्या रही कि इसने जो इतनी विशाल सेना बनाई थी उससे दूसरा भी काम कर सकता था। दूसरा उनको 1 साल का पहले ही पेमेंट दे दिया और उसको फिर भंग भी कर दिया, उसको किसी यूज में भी नहीं लिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसके दिमाग में एक और चीज आई, चौथी चीज क्या आई, दक्कन का जो पठार है, दक्कन में इसने भू राजस्व की दर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। दोआब क्षेत्र बोलते हैं जिसे, दोआब मतलब गंगा यमुना का क्षेत्र। यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है, और किसानों को इतनी ज्यादा पैदा होती है कि वो भू राजस्व ज्यादा भी कर दे सकते हैं। और यहाँ पर इसने कर बढ़ा दिया। तो यहाँ अब तक तो इसका भाग इसके साथ नहीं दे रहा था, अब क्या हुआ, प्रकृति ने भी इसका साथ छोड़ दिया, इसलिए इसे अभागा बोलते हैं, मतलब कि ये किस्मत से अभागा था। जैसे इसने यहाँ पर क्या बढ़ाया, कर बढ़ाया, दोआब क्षेत्र में, दक्कन के क्षेत्र में कर बढ़ाया, यहाँ पर क्या हो गया, अकाल पड़ गया, प्लेग की महामारी फैल गई, लोगों में अकाल पड़ गया। और इसके अधिकारियों ने इस चीज की जानकारी इसे नहीं दी, और वहां पर मार मार के किसानों को और उनसे जबरदस्ती कर वसूलने लगे। कहां से, दक्कन से। तो वहां पे क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा इसके खिलाफ। तो इसकी ये भी योजना असफल हुई। ठीक है, इसने फिर एक और इसके दिमाग में खुरापात आई, इसने अपना 5वां प्रयोग और किया। 5वां प्रयोग क्या किया इसने, करांचल मार्च की। करांचल क्षेत्र था कुमायूं पहाड़ी उत्तराखंड में, कुमायूं पहाड़ी के पास उत्तराखंड का क्षेत्र था करांचल। इसका भतीजा था खुसरो मलिक, उसको इसने कमांडर बनाया और उसके साथ एक सेना भेजी और उससे कहा कि जाओ और करांचल को जीतो। करांचल पर आक्रमण कराया इसने, खुसरो मलिक अपनी सेना लेकर गया और करांचल को इसने जीत लिया, खुसरो मलिक ने। अब क्या हुआ, खुसरो मलिक ने अपने सैनिकों से कहने लगा, खुसरो मलिक कि क्यों ना हम आगे हमें और बढ़ा जाए चीन की तरफ। करांचल जीत लिया हमने, अब हम चीन को भी जीतेंगे, मतलब वो ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस में। उसने कहा कि सुल्तान ने तो हमें करांचल जीतने के लिए भेजा था और हम उन्हें उपहार में चीन देंगे तो सुल्तान बहुत खुश होंगे, ये होगा वो होगा। ऐसे करके इसने अपनी सेना में बहुत ज्यादा वो बढ़ाया, प्रोत्साहन किया सेना को, और सब मान गए और उन्होंने अपनी वापस लौटने की बजाय आगे लड़ाई को जारी करने के लिए चीन की तरफ बढ़ लिए। अब इसमें गयासुद्दीन तुगलक की क्या कमी थी, उसने खाली करांचल जीतने के लिए भेजा था। अब खुसरो मलिक ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गए, आगे चीन से तो क्या लड़े, उससे पहले ही आधे सैनिक इनके ठंड से मर गए, आधे वैसे मर गए, वहां पे जम गए बिल्कुल। वहां पे बर्फ ही इतनी पड़ती है सारे के सारे। बताया जाता है कि जितनी भी सेना गई थी उसमें से 2-4 लोग ही आए थे खाली, बाकी सब मारे गए वहां पर। किससे, किसी से युद्ध फुद्ध से नहीं मारे गए, ऐसे ही मर गए ठंड फंड से। ठीक है, अब इसी वजह से यहाँ की जो प्रजा थी वो भी चिल्लाने लगी कि ये तो खून पीने वाला सुल्तान है, हमारे घर के सब भेज दिए और वहां मरवा दिए। और इसके इस प्रकार से एक एक नहीं 5 प्रयोग एक साथ असफल हुए, इसलिए इसे असफल सुल्तान भी कहा जाता है, मूर्ख सुल्तान भी कहा जाता है। ठीक है जी। इसने एक स्थापना की थी दीवाने कोही की। किसकी, दीवाने कोही। दीवाने कोही क्या था, ये कृषि विभाग था दीवाने कोही। इससे क्या दिया जाता था, किसानों को लोन वोन दिया जाता था। सोनदार और तकावी बोलते थे जो लोन पैसा दिया जाता था उसे सोनदार। ऐसे पूछा जाता, दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, इब्न बतूता मैंने बता दिया, इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। मोरक्को का था ये, मोरक्को अफ्रीकी महाद्वीप में आता, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है जी। और इब्न बतूता को इसने कहा दिल्ली में
काजी बना दिया था, ये मतलब धर्म का प्रमुख, काजी नियुक्त कर दिया था, काजी के पद पर बैठा दिया था इसने। और इसने इब्न बतूता ने क्या लिखा है, ऑटोबायोग्राफी। एक तो होती है बायोग्राफी और एक होती है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी होती है हमारी जैसे जीवनी, बायोग्राफी हिंदी में देखें तो जीवनी मतलब बायोग्राफी बोली जाएगी, जैसे कि किसी और की बायोग्राफी कोई और आदमी लिखे, जैसे कि तुलसीदास की जीवनी किसी और ने लिखी है, खुद तुलसीदास ने नहीं लिखी अपनी जीवनी, लेकिन कोई आदमी अपने बारे में खुद ही लिखे तो वो होती है ऑटोबायोग्राफी। तो इब्न बतूता की ऑटोबायोग्राफी है कौन सी, रहला, पुस्तक का नाम है इब्न बतूता की का क्या नाम है, रहला, या इसी को हम बोल देते हैं सफरनामा, रहला या सफरनामा इसी को बोल देते हैं। तो ये पुस्तक पूछी जाती है इब्न बतूता की जो पुस्तक है क्या नाम है उसका, तो क्या नाम है, सफरनामा या रहला। अपने अंतिम दिनों में लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। इसके जो अंतिम दिन थे बिल्कुल जब ये मरने वाला था, उस टाइम पर जो दक्षिण भारत था, नीचे वाला भारत, वो पूरा स्वतंत्र हो गया था लगभग, और छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे, स्वतंत्र राज्य, जैसे विजयनगर राज्य, बहमनी राज्य, मुद्रय, ऐसे छोटे छोटे राज्य उदय हो गए थे। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत के हाथ से निकल रहा था धीरे धीरे इसके टाइम से ही। इसकी जो इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर भी भेजा था, कहाँ पर, चीन में भेजा था, चीन में अपना दूत बनाकर भेजा था इसने इब्न बतूता को। इसकी मृत्यु हुई 1551 में थट्टा सिंध में। कहाँ पर हो गई इसकी मृत्यु, 1551 में थट्टा सिंध में इसकी मृत्यु हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है जी। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में अगला सुल्तान कौन बना, FST, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एक सफल सुल्तान रहा, बहुत ज्यादा सफल सुल्तान रहा, और इसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसने क्या, इसने पूरा सीख ली अपने जो पिछला सुल्तान था अपना मोहम्मद बिन तुगलक, उससे उसके जो रास्ते देखे, उसके काम करने का तरीका देखा, उनसे ही सीख ली इसने। और इसकी तुलना आगे चल के मुगलों में अकबर से की जाती है, इसकी फिरोज शाह तुगलक की। और ये एक नंबर का जो करप्ट सरकार थी इसकी, करप्ट शासन था एक नंबर का, बहुत ज्यादा करप्शन होता था इसके टाइम पर, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। लेकिन ये फिर भी सुपरहिट गया, सुपरहिट हीरो रहा एकदम तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक। इस टाइम पर इसने क्या था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसके टाइम पर 27-28 तरह के कर लगते थे, बहुत सारे कर लगते थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। कर मतलब टैक्स। इसने क्या किया, सारे टैक्स को इकट्ठा करके सिर्फ क्या कर दिए, 4 टैक्स कर दिए कि अब सिर्फ कितने टैक्स लगेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया, 4 टैक्स लगेंगे। कौन कौन से, खराज, जजिया, जकात और खुम्स। खराज क्या था, भू राजस्व था। खराज जो कर था वो था भू राजस्व, मतलब कि तुम जो भूमि पर कृषि कर रहे हो, किसानों से लिया जाता था, उसका कर लिया जाता था, वो उसे बोलते थे खराज। जजिया पहले से पढ़ रहे हैं हम, जजिया को हम बोलते थे सुरक्षा कर। और जकात था, जकात आज के टाइम पर भी दिया जाता है, धार्मिक टैक्स है। मुस्लिम समाज में क्या होता है कि हर साल के अंत पर अपनी जो टोटल इनकम है उसका 2.5% मुसलमान आज भी देते हैं, ये होता है जकात अपने धार्मिक कार्य के लिए। तो ये जकात क्या था, धार्मिक टैक्स था। और खुम्स क्या होता है, 1/5 भाग। खुम्स का क्या है कि अगर तुम कहीं गए हो, कहाँ, कहीं भी युद्ध वगैरह में कहीं लूट का माल आया है, तो क्या होगा कि उसका खुम्स में था कि जो कुछ भी तुम लूट के लाए हो, जो कुछ भी लूट के लाए हो, मान लो तो तुमने 5 चीजें लूटी, तो 4 हिस्सा सल्तनत को दे दिया जाएगा और 1 हिस्सा जो है वो उनमें जो सैनिक थे उसमें जितने भी, उन सब में बांट दिया जाएगा। ये था हमारा खुम्स। ठीक है। उसके बाद में इसने एक प्रकार से ऐसे मान लो जनता खुश हो गई इसको आते ही। इसने क्या किया था, इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। जब ये मरा था थट्टा सिंध में, मोहम्मद बिन तुगलक NBT जब मरा था थट्टा सिंध में, तो एक बार इसने वहीं से सिंध में अपना राज्याभिषेक करवाया थट्टा में, और वहां से घोषणा करवा दी। और वहां पर इसने सबसे पहला स्टेटमेंट दिया
पता है कि इसके टाइम पर FST MBT के टाइम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर क्या था, जो कट्टरपंथी मुसलमान थे वो बहुत विरोध में थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया, वहीं करवाया। 2 बार राज्याभिषेक हुआ फिरोज शाह तुगलक का। एक बार ठट्टा सिंध में हुआ और वहां से इसने एक स्टेटमेंट जारी किया कि अब जो शासन होगा दिल्ली सल्तनत का वो इस्लाम के अकॉर्डिंग चलेगा। इस एक लाइन ने ही सारे कट्टरपंथियों के मुंह बंद कर दिए। अब वो खुश हो गए और वो चिल्लाने लगे, आ गया अपना सुल्तान, अब तो हमारी चलेगी, इस्लाम के अकॉर्डिंग शासन चलेगा। ठीक है, जो सारे जितने भी कट्टरपंथी थे सब एक ही लाइन में फ्लैट हो गए। ये बहुत प्रैक्टिकली शासक था, ये देखता था मतलब किस चीज का क्या असर होगा, तो इसलिए इसने वहां से ठट्टा सिंध से ही सारे कट्टरपंथी अपने बस में कर लिए, सारा मुस्लिम समाज अपने अधीन कर लिया। फिर इसने दिल्ली में आकर दोबारा राज्याभिषेक करवाया था। जो 28-29 प्रकार के टैक्स थे उनको मिलाकर के सिर्फ 4 टैक्स कर दिए। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर 27-28 तरह के टैक्स से, उनसे भी इतना धन अर्जित नहीं होता था जितना इन 4 टैक्स से होने लगा। तो दिल्ली सल्तनत इकोनॉमिकली थोड़ी थोड़ी मजबूत होने लगी। ये एक प्रकार से ऐसे मान लो जैसे नरेंद्र मोदी ने GST चला दिया, सारे टैक्स मिला मिलू के एक मोटा पत्था बना दिया GST, कि अब जनता खुश है कि पहले इतने सारे टैक्स लगते थे, अब सिर्फ एक ही लग रहा है, सिर्फ उसका नाम बदला है, बाकी सब कुछ मिला मिलू के वही है। ऐसे इसने क्या किया, सबको जोड़ जाड़ के ये 4 टैक्स कर दिए। ठीक है जी, ये चारों टैक्स पूछे जाते हैं। इसने दीवाने खैरात की स्थापना की थी। दीवाने खैरात क्या था, दान विभाग था। खैरात मतलब क्या होती है, खैरात दी जाती है, जैसे कि किसी गरीब का विवाह हो रहा है, इसने गरीबों का विवाह कराने के लिए गरीब लोगों को पैसा देने लगा। ये इससे क्या हुआ, इससे जो है दहेज प्रथा थी हमारी। फिरोज शाह तुगलक ऐसी चीजों का, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसी चीजों का विरोध करता था, लेकिन इससे क्या हुआ, जो दहेज प्रथा थी उसे बढ़ावा मिला। इसने क्या कहा कि ना तो दान लेने वाला बेकार है, ना तो मांगने वाला, मतलब किसी की शादी हो रही है तो मान लो कोई मांग रहा है 4 लाख रुपए और वो गरीब आदमी, उसके पास 4 लाख रुपए नहीं है, तो वो राजा के पास जाएगा, इसके पास गया सुल्तान के पास, तो सुल्तान उस आदमी से ये नहीं कहता था कि तू 4 लाख क्यों मांग रहा है, ये उसे 4 लाख दे देता था कि शादी करो। तो इससे वो भी खुश था, जो ससुराल पक्ष था, और जो लड़की वाले थे वो भी खुश थे। तो इसने दीवाने खैरात चलाया, दान विभाग चलाया। ठीक है जी, दीवाने खैरात की स्थापना किसने की, दीवाने को ही पूछा जाता है, दीवाने खैरात, ये दोनों बहुत कंफ्यूजन करते हैं। दीवाने को ही कृषि विभाग है, और किसने चलाया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने खैरात किसने चलाया, फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने। ठीक है इसके जो ये आगे हम देखते हैं, इसने दीवाने बंदगान की स्थापना की। दीवाने बंदगान क्या था, दास विभाग था। दास मतलब गुलाम, स्लेव जो होते थे, गुलाम जो होते थे, उनके लिए विभाग था दीवाने बंदगान। इसके पास में सबसे ज्यादा दास थे, कितने, 1,80,000 दास थे। सॉरी 1,80,000 दास थे इसके पास में। किसके में, फिरोज शाह तुगलक के पास में। अब इसने क्या किया, इसने अपना दिमाग लगाया। जैसे कि खुरासान मार्च के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना गठित की थी बहुत बड़ी, और उसे पैसे भी दे दिए थे, और फिर उसे बिना किसी काम के भंग कर दिया था। अब इसके पास में बिना पैसे दे, ना तो इन्हें सैलरी देनी, 1,80,000 दास का मतलब क्या होता है, उसे कपड़ा देना है और खाना पीना उसका दोनों टाइम का दास होता है, ये ऐसा। तो इसे ना तो पैसा देना पड़ा, और इसके पास में इतनी बड़ी सेना हो गई 1,80,000 की। इसने इनका यूज किया। इसने क्या किया, इनसे नहरें खुदवाई। इसके टाइम पर सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण हुआ था। किसके टाइम पर, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण हुआ। तो इसने 1,80,000 को उसके रूप में यूज किया, नहर वहरों के निर्माण कराया। और इसने 12,000 बगीचे लगवाए, गार्डन लगवाए, कितने, 12,000 फलों के। और उनसे जो बेचने के बाद में, उनसे जो मतलब फल आए, और उनको बेचने के बाद में दिल्ली सल्तनत को पहले से 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना ज्यादा
फायदा होने लगा और दिल्ली इकोनॉमिकली जो मजबूत होने लगी। तो ये दिमाग लगा के काम करने वाला सुल्तान था। इसके जो है आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, यानी कि मुगल काल आगे आएगा सल्तनत काल के बाद में। सल्तनत काल बोलने का मतलब क्या है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये सारा इनके बाद का आगे होता है मुगल काल, ये सल्तनत काल। तो सल्तनत काल का अकबर बोला जाता है, इसी वजह से इसे फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है जी। इसने एक दीवाने इस्तेहाक क्या था? एक पेंशन विभाग था, पेंशन देनी भी शुरू की इसने क्या किया कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा? पेंशन दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे। क्यों देता था ये? किसी को बिना मतलब के कुछ नहीं देता था, ये उनको इसलिए देता था कि वो प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है, तो ये अपनी जनता में अपने उनके दिल में शासन करना चाहता था, उनको अपने प्रभुत्व में लेना चाहता था, इसलिए ये जो बुजुर्ग लोग थे उनको पैसा देता था। क्या होता है कि जैसे आजकल बुजुर्ग हैं, शाम होती है या सुबह होती है, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, किसी एक चौपाल पर हुक्का पीते हैं, वहां पर बैठते हैं, तो सारी की सारी सल्तनत में चर्चाएं होने लगी, देखो ये आया है सुल्तान, बताओ हमें फ्री फंड के पैसे दे रहा है, हर जगह इसकी बड़ाई करने लगे। तो इसी वजह से इसने दीवाने इस्तेहाक शुरू किया, पेंशन विभाग। और इसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी। रोजगार दफ्तर का मतलब क्या है? जैसे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी जो है हमारा, वो क्या है? एक रोजगार दफ्तर है, वहां से कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद में डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं। ऐसा ही इसने एक रोजगार दफ्तर बनाया। लेकिन उसमें भी क्या था? रोजगार दफ्तर में जो घूस देगा उसी को नौकरी मिलेगी। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए, सेना में भर्ती होना है, तो पहले पैसा देना पड़ेगा, तभी तुम सेना में भर्ती होगे। सबसे ज्यादा करप्ट सरकार थी इसी की, फिरोज शाह तुगलक की। और इसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इसने क्या किया था। कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल थी वो ध्वस्त हो गई थी, उस चौथी मंजिल को बनवाया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने, और एक मंजिल और बनवाती थी, 5 मंजिला कर दी थी इसने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुब मीनार। ठीक है। और जी इसने कुछ शहरों की भी स्थापना की थी, जैसे कि हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में हिसार, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला और जौनपुर। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कुछ शहर बसाए थे, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर। और जौनपुर इसने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। ऐसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर कि जौनपुर किसकी याद में बसाया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। जौनपुर किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है जी। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी कि खुद अपने बारे में अपनी किताब लिखी है, जिसका नाम क्या है? फतुआ-ए फिरोज शाही। क्या नाम है जिसका? फतुआ-ए फिरोज शाही। इसने खुद लिखी है ये, इसलिए इसे बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। फारसी भाषा में लिखी है इसने अपनी आत्मकथा है, फतुआ-ए फिरोज शाही। इसी के शासनकाल में एक इतिहासकार था बर्नी, इसका दरबारी था वो, बर्नी दरबारी कवि था इसका, बर्नी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नी ने भी इसके ऊपर एक किताब लिखी है, तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही किसकी है? बर्नी की है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही, या इसी को हम फतुआ-ए फिरोज शाही भी बोल सकते हैं। बर्नी की बुक है ये, तारीख फिरोज शाही या फतुआ-ए फिरोज शाही। दोनों किताब एसएससी ने पूछ ली है। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? बर्नी ने। और फतुआ-ए फिरोज शाही किसने लिखी है? एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है जी। उसके बाद में देखते हैं हम, इसने क्या चलाए? सिक्के चलाए, 2 तरह के सिक्के चलाए। एक का नाम रखा अधा और एक का रखा बिख। अधा और बिख क्या था? हमें पता है कि इल्तुतमिश के टाइम पर ग्वालियर विजय के बाद में प्रसन्न होकर इल्तुतमिश ने रजिया से खुश होकर क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे 2। एक तो जिंतल था, तो जिंतल किसका चलाया था उसने? तांबे का जिंतल चलाया था। तो ये जो अधा था, अधा क्या था? जिंतल का 50%, मतलब जिंतल अगर 1 रुपया है तो अधा क्या था? 50 पैसा। ठीक है। और भिक क्या था? ये जिंतल का 25% था। ठीक है जी।
ये था जिंतल का 25% फिक। और सितंबर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश लगभग समाप्त हो गया था। क्या बोल रहे हैं? लगभग समाप्त हो गया था फिरोज शाह तुगलक के बाद में। इसके बाद जो शासक आए थे वो सारे के सारे क्या थे? अयोग्य शासक थे, उनमें कोई भी योग्य शासक नहीं था। ये हमारे तीनों शासक बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने ये कर लिए। इसके बाद में हम इनका लास्ट शासक देखें तो लास्ट शासक था इनका नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ये इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के टाइम पर भारत पर आक्रमण हुआ। किसका? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का टाइम है 1394 से 1414 तक का। 1394 से 1414 तक था। और इसके समय में ना सल्तनत काल की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी और लगातार विद्रोह और षड्यंत्र होने लगे थे। हर जगह विद्रोह होने लगे, हर जगह षड्यंत्र होने लगे और दिल्ली सल्तनत बहुत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य उदय होने लगे, जैसे कि गुजरात, मालवा, खानदेश, दीपालपुर, सारे ऐसे छोटे छोटे राज्य उदय होने लगे। ठीक है। तो इसके टाइम पर आक्रमण हुआ किसका? तैमूर लंग का। किसका आक्रमण हुआ? तैमूर लंग का 1398 में। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का कि तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली सल्तनत में किसके काल में हुआ? पहला क्वेश्चन तो क्या आएगा? तुगलक काल में, तुगलक वंश में। ठीक है। किसके शासन काल में हुआ? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासन काल में हुआ। डेट कब थी? 1398 में। अब ये तैमूर लंग कौन था? तो 1398 में इसने आक्रमण किया था भारत पर। ये मध्य एशिया का एक आक्रमणकारी था, बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी था तैमूर लंग। इसने खैबर दर्रे से दिल्ली पर आक्रमण किया था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के टाइम पर। ये एक पैर से लंगड़ा था, इस वजह से इसे लंग बोलते थे, तैमूर लंग। और एक सेनापति था उसी टाइम पर, खिरिज खां। क्या नाम था? खिरिज खां। खिरिज खां ने इसकी सहायता की थी तैमूर लंग की। दिल्ली पर आक्रमण जब हुआ था तो खिरिज खां ने तैमूर लंग की सहायता की थी। ठीक है। तो जब तैमूर लंग वापस लौट कर जा रहा था तो वो लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर इन सब का प्रशासन किसे देकर गया था? खिरिज खां को देकर गया था। तैमूर लंग जब वापस गया कि इन सबको अब कौन संभालेगा? खिरिज खां संभालेगा। ठीक है। इसके बाद में खिरिज खां ने अपने काल में ही किसकी? सैयद वंश की स्थापना किया। यहाँ पर नसरुद्दीन मोहम्मद लास्ट शासक हो गया था। उसके बाद में कौन सा वंश आ गया था? सैयद वंश। और खिरिज खां सैयद वंश का अंतिम शासक था। खिरिज खां सैयद वंश का संस्थापक था। एसएससी में आज तक सिर्फ यही क्वेश्चन आया है इस वंश से कि सैयद वंश का स्थापना किसने की? तो किसने की? खिरिज खां ने। खिरिज खान ने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश का टाइम पीरियड है 1414 से 1540।